हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में। राइट, तो हमारा चैप्टर अभी जो चल रहा है इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र के फाइनली परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा लोकतंत्र के बारे में भी समझ चुके हैं और आई होप कि आपको भी वो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि रियल में लोकतंत्र हम किसे कहते हैं। सिर्फ एक पहलू को देख के हम कह दें लोकतंत्र है, ये गलत होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे और भी बातें कुछ समझ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि मतलब इसकी आर्थिक उपलब्धियाँ क्या होती है। एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको इकोनॉमिक्स का जो हमारा आर्थिक समृद्धि वाला चैप्टर है उसे आपको पढ़ना है और आई होप कि आप सभी लोग पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। यानी कि इसके यदि हम बात करें तो सकारात्मक पक्ष हम क्या होते हैं कि उनके पक्ष में यदि हम कुछ कहते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब सुनने में भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से होता है। यानी कि लोकतंत्र का जो रिलेशन होता है हमारे गहरे क्या होता है मूल्यों से होता है, विचारों से होता है। और उसके बाद क्या होता है, इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में ऐसा कुछ प्रमाण दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो कुछ चार्ट या नक्शे दिए गए हैं उनमें हम देखेंगे। पहला चार्ट क्या बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। यानी कि फर्स्ट चार्ट की हम बात करें तो उसमें बात की जाती है, यहाँ भी हम चार्ट देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें यदि बात करते हैं तो यहाँ पे ये चार्ट लिखा हुआ पूरा है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें 1950 से 2000 के बीच में, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि मतलब तानाशाह की जो 50 सालों के यदि इतिहास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो था आर्थिक समृद्धि या विकास बेहतर था। ठीक है, लोकतांत्रिक कंट्रियों की तुलना में। यहाँ पे क्या है कि शासन का प्रकार और देश, यानी कि सभी लोकतांत्रिक शासन विकास दर कितनी थी, 3.95% थी। और उसी के बाद सभी तानाशाहिया जो भी कंट्रियां थी जहाँ पे कि शासन इस प्रकार का तानाशाह का चल रहा था वहाँ पे था 4.42। ठीक है, और इसमें था तानाशाही वाले गरीब देश। यानी हमने ये भी पढ़ा था ना कि कुछ कम तानाशाही यानी कि जो तानाशाही वाले देश है लेकिन कम विकसित है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये गरीब देश हैं 4.34% है और लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28% है। ठीक है, तो अब इनमें आप देख सकते हो कि जो लोकतांत्रिक शासन है यहाँ पे कितना कम है और इनमें कहीं ना कहीं बेटर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी जो आर्थिक विकास है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। देन उसके बाद चार्ट दो भी यहीं पे हम लगे हाथ ख़त्म ही कर लेते हैं। इसमें क्या है कि चुने हुए देशों की में आय की असमानता। अब यहाँ पे क्या हुई कि देशों के नाम और राष्ट्रीय आय में प्रतिशत का हिस्सा जो भी है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में क्या है कि ऊपर का 20%, नीचे का 20%। तो इसमें क्या बात की गई है 64.8% और यहाँ पे है 2.9% दक्षिण अफ्रीका में। ये है हमारी राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील आता। ब्राज़ील ये कहाँ का है, तो ये ब्राज़ील जो है वो हमारे साउथ अमेरिकन की कंट्री है। जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी एक कंट्री है, जब जो कि सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्राज़ील है वो 63.0, यानी कि इसकी जो दर है वो 63.0 है। और यहाँ पे जो इसकी दर है राष्ट्रीय आय की, अभी हम बात कर रहे हैं प्रतिशत में इसकी दर कितनी है, तो 2.6 है। देन उसके बाद रूस आता है, रूस में 53% है और 4.4 है, यानी कि नीचे की ओर यदि हम बात करते हैं। और अमेरिका की बात करें तो 50% एंड 4.0। ब्रिटेन हमारा आता 45 एंड 6.0%। डेनमार्क की बात करते हैं 34 या 9, यहाँ के 34.5 है और
9.6 है। देन हंगरी आता है, हंगरी में यहाँ पे क्या आता है हमारा 34.4 और 10.0। ये जो कंट्रियाँ दी हुई है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट की कंट्रियाँ हैं। एंड आपके लिए होमवर्क है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतनी कंट्रियों के कि ये किस कॉन्टी, जैसे मैंने बताया था कि ये ब्राज़ील हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो इसी तरीके से रूस किस महाद्वीप में आता है, अमेरिका किस महाद्वीप में है, और उसके बाद है हमारा ब्रिटेन किस महाद्वीप में है, डेनमार्क किस महाद्वीप में है, हंगरी किस महाद्वीप में है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन सारी का कि किस महाद्वीप के ये देश है, क्योंकि अलग अलग महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने इसमें फिर से। इसमें क्या बताया गया है कि जो चार्ट पहला है आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड बेहतर बताता है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों का रिकॉर्ड ही जो रिकॉर्ड को ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। यानी कि हमने गरीब में देखा, कम विकसित में ये देखिए आप थोड़ा कहाँ अंतर है। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि 4.34% इसमें भी है, इसकी दर है, और 4.28%, यानी कि लोकतांत्रिक गरीब देश। हम पहले ही इसमें कल ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पे मतलब कि जो कम विकसित, चाहे वो तानाशाह वाले देश हो और चाहे लोकतांत्रिक हो, उनमें बिल्कुल अंतर जो होता है ना के बराबर होता है। तो इसमें ये चार्ट में भी साफ साफ दिखाया गया है। देन उसके बाद सेकंड चार्ट जो हमें बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% या कि 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन का अपना जो भी गुजर बसर करते हैं। और डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे, यानी कि जो डेनमार्क है और हंगरी है तो इस मामले में वो कहीं ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। यहाँ पे बात की गई है कि आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। यानी गरीब वर्ग जो होता है उसके सामने ना, ये आप देखिए कार्टून, ओ मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए, यानी कि ये आवाज़ यहाँ पे तुम्हारी बताओ, यानी कि तुम ही बताओ, इसमें क्या है ये बोल रहे हैं, तुम ही बताओ, ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे इतना नीचे कैसे रह गए। इसमें यदि हम देखते हैं तो आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल और भूख, ये किसी को मतलब एक गरीब इंसान को नहीं मिल पाते। ना तो बेहतर आवास मिल पाता है, ना तो यहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं, ना स्कूल में तो आप छोड़ ही दीजिए कि कुछ वहाँ पे जाने के लिए सोच भी सकते हैं ये लोग। एंड भूख, हमें अपने मतलब कि भूख मिटाने के लिए भोजन भी सही से नहीं मिल पाता है। जबकि एक वहीं पे यदि हम पैसे वाले की बात करते हैं तो उनके यहाँ डॉगी के लिए अलग से खाना बनता है, घर वालों के लिए अलग से बनता है, लेकिन वही गरीब एक होता है जिसके पास खुद के लिए खाना नहीं बनता, वो अपने डॉगी के लिए क्या बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा। यानी कि अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपको सब में इक्वलिटी लानी हो, कि जितने भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं उन्हें हमें इक्वल बनाना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा आप अपने माइंड में लाइए कि सपोज मैं उस जगह पे होता तो ऐसी कौन सी स्कीम्स लाता, इसमें क्या सुधार करता कि ये सारे ये मतलब एक इक्वल हो जाए, ना तो गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर ना रहे, बस एक मिडिल में आ जाए सबके सब। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप विचार करिएगा कि क्या कर सकते हो आप। अब आता है हमारा कि असमानता और गरीबी में कभी, यहाँ पे क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो जाता, मतलब जब देश में क्या होता है कि आर्थिक विकास तेज हो और तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिल सके, यानी कि मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें। यानी कि यदि यहाँ पे बात की जा रही है कि आर्थिक असमानता को आप कम करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबको बराबर बराबर मिल जाए। यानी कि जो एक फुटपाथ पे आदमी इंसान है और जो एक महलों पे रह रहा है, क्या आप उसमें बराबरी ला सकते हो। यहाँ पे आगे देखते क्या होता है कि क्या होता है यहाँ पे कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है। क्या लोकतंत्र
आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है, यानी कि लोकतंत्र आने से क्या हमें मतलब अवसर में समानता मिलती है या नहीं मिलती है। और आज के लिए आपका होमवर्क एक और है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि हमें अवसरों की समानता के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है। सबसे पहले तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब इस फंडामेंटल राइट में किस आर्टिकल के तहत बात की गई है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक पद के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको उस आर्टिकल का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं कई बार बता चुकी हूँ, सो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग आंसर जरूर देंगे। अब इसमें आता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, यानी कि प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। वजन इन द सेंस कि उनका जो वोट का वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। एक पीएम का भी वोट का वैल्यू एक ही होगा, एक आम पब्लिक का, हमारा आपका वोट का वैल्यू एक ही होगा। तो चुनाव जब होते हैं तो वहाँ पे हम इक्वल होते हैं, उसमें कोई शक नहीं कि हम अलग अलग होते हैं। हमें सब में सिमिलरिटी रहती है, क्योंकि किससे रहती है कि उनके भी मतों का मूल्य एक ही है, हमारे भी मतों का मूल्य एक ही है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, हम सब एक हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि व्यक्तियों की राजनीतिक क्षेत्र में, जो भी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन, कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि मुट्ठी भर धन, कुबेर। अब मुट्ठी भर कुछ लोग होते हैं जो अपनी मतलब जितना वो करते नहीं उससे भी ज़्यादा पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं और उसकी यानी कि उनकी आमदनी गिरती गई। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल हो आती है। यानी कि इसमें सीधे तौर से है कि एक अमीर और अमीर होता जा रहा, एक गरीब और गरीब होता जा रहा। और इसके भी पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि एक गरीब है वो गरीब होता जा रहा, कुछ करने की कोशिश करे। एक तो वो कुछ करने की, ठीक है, वो मान लेते हैं कि हम जो हैं सो हैं। बस उनका मैंने कल बताया ना आपको कि बस हम इतना मान लेते हैं कि चलो ठीक है यार, किसी तरीके से दिन भर के खाने का कमा लेते हैं कहीं से, उसके बाद काम खत्म करते हैं। तो एक तो पहले से ही उनकी मेंटेलिटी बैठ गई कि हम गरीब हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे बस की बात ही नहीं है। अब सपोज यहाँ से आप एक एग्जांपल समझिएगा, थोड़ा आप लोग तार्किक बनिए, एक सिंपैथी जुटाने वाले नहीं कि बाप रे राम 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 बहुत गरीब है, मतलब ऐसा कुछ। थोड़ा उनकी हेल्प भी करनी है तो कुछ इस तरीके से करिए कि उनमें थोड़ा सा ये आए कि हाँ, हमें भी काम करने हैं। अब मान लीजिए कि आप क्या कहते हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या बहुत गरीब फैमिली से आ रहे हो, ठीक है। आपका मन है, या एक तो आप सोचेंगे नहीं कि मुझे यूपीएससी करना, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और यदि आपने गलती से सोच लिया ना, तो अब आप 40 ठो बहाना बनाएंगे, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे फ्रेंड के तो बहुत ज़्यादा बुकों की बिल्कुल लाइब्रेरी सजी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे। फिर लगता है यार, मतलब ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए हमारे पास वो। हाँ, लेकिन जितना हमारे पास है हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि जितना हमारे पास है, जितनी बुकें हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमने उसे पढ़ा नहीं। बस हमने सोचा यार ये वाली बुक नहीं हमारे पास होनी चाहिए। तो अब हम क्या करें कि मतलब ये वाली बुक नहीं हमारे पास होनी चाहिए। अरे पहले जो है हमारे पास हम उससे कर लें। लेकिन नहीं, फिर हम बहाने बनाने लगते हैं। और यही होता है गरीबों का हालत कि वो क्या करते हैं, चलो भैया जितना है जो है हम कर लेते हैं, उसी पे खुश रहते हैं। एक तो वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। और सपोज वो आगे बढ़ें, यदि वो आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके पैर पकड़ के खींच लिया जाता है पीछे की ओर। एक नॉर्मल इंसान जब आगे बढ़ता है उसे बहुत परेशानियां आती हैं। एंड जो आगे तक बढ़ चुके हैं, जरा उनकी हिस्ट्री पढ़िए आप। जितने भी आज, चाहे अंबानी से लेके कोई भी व्यक्ति हो, जो भी आज जितने टॉप पे आपको दिख रहा ना, उस इंसान के जो भी इतनी हालत आज यहाँ तक है कि पूरा
देश नहीं पूरे विश्व में वो चर्चित हैं, कितना पैसा है, इतना सब कुछ है, वो भी इंसान कभी न कभी हेजिटेट हुआ। उसके पास भी कभी न कभी समस्याएं आई, कभी न कभी पैसा नहीं था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो अचानक से उसी पे था। हाँ, अंबानी का बेटा है कि पहले से ही वो बड़े आदमी का बेटा था, लेकिन जो उस टॉप पे पहुंचा है ना, उसकी आप हिस्ट्री पढ़ो क्या होता है, क्योंकि उसमें जुनून था कि हम उठेंगे। देखो, मेरा ये मानना है कि गरीब होते हैं, उन पे हम सिंपैथी जुटाते हैं, बहुत अच्छा है कि हम उनकी राम 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 कर लेते हैं कि बेचारे हैं, लेकिन थोड़ा सा वहीं भी उनको ये थोड़ा सा हमें सजग करना चाहिए कि भैया कुछ करो, हाथ पैर हिलाओ। ऐसा नहीं कि वो हाथ पैर हिलाते नहीं हैं, ये भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट यकीन मानिएगा जिस दिन यानी कि जिसकी भी ये कंडीशन है, मन ठान लिए ना, वो मन में अपने बना लिए कि हमें करनी है, आज नहीं तो कल वो करके ही मानेंगे। आपके दिमाग में आ गया कि हमें यूपीएससी करनी है, डजेंट मैटर कि हमें बुक कहाँ से मिलने वाली है, क्या कहाँ से होने वाला है, कुछ नहीं, बस जुनून है आपके अंदर कि यूपीएससी करना है। और यकीन मानिए, ये मेरा वादा है कि आप यूपीएससी निकाल के ले जाओगे। आप बिल्कुल मतलब 100% देते हैं, क्योंकि अपने अंदर आप तो सपने तो पालिए पहले। और यही वजह है यार कि गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो मान के बैठ जाता है कि हमें, वो बात अलग है, इसमें ये मत सोचिएगा आप लोग कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, वो बात अलग है कि हम क्या करते हैं, सोचते विचारते भी हैं तो कुछ साधन नहीं मिल पाते हैं। लेकिन साधन किससे मिलते हैं, घर बैठ के थोड़ी ना मिलने वाले हैं, यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक यदि अमीर इंसान आप देखिए, आज बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या जो भी हैं, जितने भी हैं, ये लोग 15-15 घंटे वर्क करते आज अभी इस एज में। तो क्या वो नहीं सोचते कि हमारे पास इतना पैसा, हम तो बैठ जाएं। जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन ही उनका धंधा ठप होने वाला, साल 2 साल में। तो यहाँ पे वो भी आज मेहनत कर रहे हैं, तब जाके मिल रहा है, दिन रात दौड़ रहे हैं। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, आज नहीं कल, ये मैं खुद आजमा के देखी हूँ। और आप लोग ट्रस्ट करिए, और 1 महीने भी ना, आप बस मन में बनाइए मुझे ये चीज़ करनी है, और जब आपके माइंड में वो सारा दिन गूंजेगी कि नहीं करनी है, आप उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे फिर कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी। दिन जब आप रास्ता ढूंढेंगे, तो वो होता है ना कि जब किसी की चीज़ को पाने की हमारी मोहब्बत हो जाती है, तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, और ये बिल्कुल सत्य है। आप देखिएगा गॉड कितने बेहतर बेहतर रास्ते दिखाता है किसी भी प्रॉब्लम का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बस मेरा तो एक ही फंडा है कि भैया हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, सल्यूशन तो उसका ज़रूर होगा। ये बात तो तय है कि यदि प्रॉब्लम्स आई है तो उसका समस्या का समाधान भी निश्चित है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो इसलिए है कि रोने गाने से अच्छा, टेंशन लेने से अच्छा आप उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो कि हमें यूपीएससी करना है, बुक नहीं है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगी। हमारे मोबाइल में सारी चीज़ें पड़ी हुई है। अब हम कहें मोबाइल से तो हमसे पढ़ा नहीं जाता, यानी सीधे से कि हम बहाने बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और यही वजह होती है हमारे जो भी यहाँ पे, चाहे हम अपने कहीं पे भी यार, अपनी लाइफ में भी आप सेट कर लो, कहीं पे भी सारे व्यवहारिक रीजन है, एकदम से एग्जाम्पल है, आपको में भी अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा कि इस तरीके से हम लोग करते हैं। और मैंने कई बार आपको कहा भी है कि आप लोग करके देखिए, 1 महीने 15 दिन आप करके देखिए पूरी शिद्दत से, देखिएगा कितने मतलब, कोई भी अभी आपको लगता होगा ना गाइड करने वाला नहीं, कैसे होगा कैसे होगा, यकीन मानिए आप इतना जानेंगे यूपीएससी के बारे में जितना कोई नहीं जाने। मतलब यूपीएससी का जो भी आप काम करना चाहते हो, आपको इतना पता होगा कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो। कुछ टाइम बाद थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ा समस्याएं आएंगी, बट आप बहुत आगे निकल जाओगे अदर लोगों से, जो कि बस बैठे हैं। आपके बहुत से फ्रेंड होंगे, यार हम तो पढ़ लिख लिए, कॉलेज भी कर लिए, अब मतलब मोदी रोजगार नहीं दे रहा, बस मोदी को गाली देते रहो, क्या है उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। आप खूब जी भर के अपने घर पे बैठ के गाली दो, अपने आप को खूब महान साबित करो कि हम तो बहुत महान हैं, मेहनत तो करनी नहीं। बस आप लोग सुनते होंगे यार, मैं तो सुनती हूँ कि कुछ ऐसा ही, तो इतना बेरोजगारी फैली है यार। जहाँ सेलेक्टेड मेंबर सेलेक्ट हो रहे हैं ना, जहाँ पे वो एग्ज़ाम ले रहा है, एग्ज़ाम की डिमांड को आप पूरी करो, कौन सा मना कर रहा है वो कि आप मत पूरी करो, आप पूरी करो, सिलेक्शन लो, सीधे सिंपल सा फंडा है। एग्जाम की डिमांड को आप पूरी करो, सिलेक्शन लो, वहाँ पे कोई भी मना करने वाला, कोई देखने वाला नहीं, आप अमीर हो गरीब हो क्या हो, लेकिन करो तो, पहले मेहनत तो करो आप।
यही सारी चीज़ें होती हैं कि बस हम मान लेते हैं, सब मन का माना हुआ है। देन उसके बाद क्या होता है कि वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। आर्थिक यानी कि अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में ये अर्थशास्त्र का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला भी था आपको कि आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, यानी कि मतदाता जो भी वोट वगैरह डालने जाते हैं तो गरीबों की संख्या उनमें बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने की को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबों मतलब गरीबी से जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं, ठीक है। यानी कि कुछ गरीब देश अपनी खाद्य की आपूर्ति के लिए यानी कि भोजन वगैरह के लिए कुछ अमीर देशों पर ही निर्भर होकर रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत घाटे वाली होती हैं, ये आप समझ के चलिए। और यहाँ पे एक बात और आप समझ लीजिए कि हम थे ना, वो हमारे इंडिया की मेंटेलिटी क्या बन गई, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। घर वाले को देखो तो घर वाले कहते रहते हैं यार कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई कर ले, कहीं सरकारी नौकरी पा ले, आराम से बैठ के खाएगा जिंदगी भर। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम क्या करते, क्रिएटिव नहीं बनना चाहते, हम और कुछ अलग से करना ही नहीं चाहते, वही परंपरागत उसमें चले जा रहे हैं, जो पहले से चला आ रहा वही कर रहे हैं। यदि आप मान के चलिए, एक तो हमारा एजुकेशन जो है खैर काफ़ी वो भ्रष्ट है, ख़राब है। मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे तो बहुत ही हमें उस टाइप का एजुकेशन मिल ही नहीं रहा। रियल में बात करें तो हमारी तो सोच वगैरह तो उसी तरीके से चलने वाली, खैर जैसे बचपन से मिला हमें। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि यदि हमारे ही इंडिया में जैसे जापान में और अदर विकसित जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पे किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, सब सेल्फ डिपेंड है, सब अपने अपने मालिक हैं। आप वहाँ का डाटा जाके चेक करिए, कोई ये नहीं चाहता कि हम गवर्नमेंट की जॉब करें, लोग ये चाहते हैं कि हम खुद की जॉब करें, खुद के मालिक बने। और उसके लिए यहाँ पे कौशल की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर वो योग्यता होनी चाहिए ना। हमारे एजुकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए कि खुद का हम बहुत सी चीज़ें, आप ये नहीं सोचते हो कभी कि यहाँ पे अमेरिका में ही सारी चीज़ों की खोज क्यों कर डालते हैं, या कि जो भी अदर कंट्रियां हैं, गाड़ी हो, बस हो, ट्रेन हो, किसी का वो हो, अदर कंट्रियों में क्यों इनकी खोज हो जाती है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं है ना कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं। हम खुद के मालिक बने, वो भी तो कम नहीं है ना। तो वहाँ से हम अच्छे तरीके से भी अपना गुजर बसर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और हम खुद के यानी मालिक तो बनेंगे ही, 10 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। मोदी जी का भी ये जो कौशल विकास का आया था वो वही था कि आप लोग कौशल खुद का करिए, अपना डेवलप करिए एंड खुद का विकास करिए, ये गवर्नमेंट जॉब में मत भागिए। और सही भी है यार, हमारे देश का हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे, हम जब सब पूरी चीज़ें जितनी भी आ रही हैं कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, और मंगा तो रहे हैं, यदि इंडिया में बना रहे हैं तो वो पता नहीं यूज करने लायक ही नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं फिर, जैसे मोबाइल आया था वो लावा का क्या था, वो इंडिया का था, ठीक है, तो वहाँ पे तो उसका डब्बा ही बंद हो गया। तो इस तरीके से है। तो इसीलिए थोड़ा हमारे यहाँ कौशल यदि बन जाए ना, एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाए। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो कोविड-19 आ गया साथ साथ में, मतलब गिफ्ट उसके साथ आया ये, और इसी की वजह से अभी कुछ हो नहीं पाया। अब देखो आगे क्या सुधार होता है। बट यहाँ पे समस्याएं ना बहुत क्रिटिकल होती जा रही हैं, क्योंकि अपनी मेंटेलिटी हम एक तरफ बोला जा रहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा, बनना चाहिए, और दूसरी तरफ भारत के पब्लिक जो है वो आराम पसंद लोग हैं, मेहनत वहनत ना करनी पड़े, जितना मिल रहा खा लो, आराम से करते रहो। सरकारी नौकरी आपको पता है क्यों चाहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे ये रहता है कि एक बार किसी तरीके से मेहनत करके आप निकल जाओ, उसके बाद ना आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ के कुर्सियाँ तोड़ो वहाँ पे। फिर आप स्कूल के टीचर को देखते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर को देखते हो, सबकी हालत क्या होती है आप बिल्कुल बखूबी देखते हो ना कि स्कूल में टीचर क्या करते हैं, दिन भर बैठ के सोए आराम से। और वहाँ पे गांव की तो आप सरकारी स्कूलों में जाके देख सकते हो,
अच्छे खासे बीएड डीएड टीचर होते, सेलेक्टेड टीचर होते, लेकिन उस स्कूल के बच्चों से कुछ नहीं आता। जबकि एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं पास लड़की या लड़का पढ़ाता है, वहाँ के बच्चों से बहुत कुछ आता है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड उस हिसाब से थोड़ा सा मेरी बकवास ज़्यादा हो गई है, अब अपने इसमें आते हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ी बहुत बातें ना करनी भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एकदम से पढ़ाई का मतलब देखो, किताब आप भी पढ़ सकते हो, फिर मेरा कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना बोलूँ। तो किताब पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हो, थोड़ी और समझ आपकी डेवलप करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और वो होनी भी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपको कहीं मौका मिलता है, आप भी बताएं लोगों को कि खुद पे डिपेंड होना सीख लो। अब यहाँ पे हम सबको नहीं दो तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी आएगा ना, कुछ टेक्निकल करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ हम भी मालिक बन जाते हैं। क्या रखा सरकारी नौकरी में? बस यही कि हम आराम चाहते इसलिए मरे जा रहे हैं कि नहीं, हमें ये तो यही चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ना, अपनी प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि यहाँ आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। ठीक है, तो अब ये इसमें आते हैं हम सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। तो इसको अब हम कल बात करेंगे जो भी है, क्योंकि अभी चैप्टर ये 2-3 दिन चलने वाला है। एंड हो सकता है कि मेरी 2-3 दिन वीडियो ना आए, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बस कुछ काम है थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे जाना होगा। तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, जितना भी पढ़े हैं रिवाइज करिए उसको अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करनी है आप लोगों के लिए, होमवर्क मैं दे के जा रही हूँ। मतलब 1 तारीख तक हो सकता है कि ना आए, कोशिश करूँगी कि मैं आ जाऊँ, नहीं आ पाऊँगी तब की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क क्या है आपका, लिख लीजिए आपको कि आपका जो दक्षिण अमेरिका का मैप है, ठीक है? तो दक्षिण अमेरिका के मैप में क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पूरा वर्ल्ड का मैप है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, दक्षिण अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट उठाना है आपको। उसमें से सबसे पहले आप फिजिकल मैप देखो, सॉरी जो वो पॉलिटिकल मैप देखोगे, वहाँ पे आपको कंट्रियाँ दिखेंगी। 13 कंट्रियाँ हैं, उनके नेम रटे होने चाहिए आपकी ज़ुबान पे। मैं आके पूछूंगी, ठीक है, एक एक दिन मैं होमवर्क दूंगी आपको। यहाँ पे 13 जो कंट्रियाँ हैं वो आपको रटी होनी चाहिए। और रटी भी कैसी होनी चाहिए कि जो कंट्री है, जैसे ब्राज़ील हो गई, जो भी उसकी जितनी भी 13 कंट्रियाँ हैं दक्षिण अमेरिका में, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा सा होमवर्क देके जा रही हूँ। 13 ही कंट्रियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। अब इनमें से सबसे बड़ी कंट्री कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या वगैरह कोई आपको इतना ज़रूरी नहीं है, अपने देश का ही याद कर ले बहुत है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है, वहाँ कुछ घासें पाई जाती हैं। इनमें घास जो भी हमारा इसका, क्योंकि फिजिकल मैप भी आपको कंप्लीट करना है, तो घास है, नदी है। तो इसमें से जो भी नदी मतलब सबसे बड़ी है, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। मतलब कि आप 1 से 2 घंटे में उसे बहुत अच्छे तरीके से ना 3-4 बार पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। तो उसमें क्या करना है, जो भी घास है कौन कौन से देश में है, कुछ लैंड लॉक्ड कंट्रियाँ हैं। यानी कि लैंड लॉक का मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ से वो भूस्थल से घिरी हुई हैं, 2 ही हैं, उनके नेम आपको याद रखना है। और उसके बाद यहाँ से आपको याद रखना है, मैं ये चीज़ें जो बता रही हूँ वो लिख लीजिए कि क्या क्या याद रखना है, मैपिंग से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद क्या करना है कि कौन सा ओशियन या कौन सा महासागर से कौन से देश की सीमा टच होती है, इधर कौन सा है, इधर कौन सा है, इधर कौन सा है, कौन सा ऐसा देश है जिसकी नहीं होती है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है या पठार है, झील कौन सी है, कुछ ही मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, हमें थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। तो बस ये मेन मेन कुछ चीज़ें हैं, इन्हें आप रट लीजिएगा, पढ़ ना लीजिएगा, रट लीजिएगा, मैं कह रही हूँ ना, रट लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आऊँगी तो पूछूँगी, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी के साथ साथ हमारा सब कुछ चलेगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें अब कंट्रियों के नाम आ रहे हैं। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली ये कंट्रियाँ हैं कहाँ। नहीं तो हमें तो क्या होगा कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो पॉलिटी तो ऑलरेडी आधी कंप्लीट हो जानी है, हिस्ट्री तो ऑलरेडी आधी कंप्लीट हो जानी है। हिस्ट्री कंप्लीट हुई तो हमने 1950 से 2000 पढ़ा, तो हम 1950 कनेक्ट कर सकते हैं कि यार राइट, 1950 में हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, और उस टाइम से अब तक की हम स्थिति की बात करते हैं, या कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कि ऐसा पहले हुआ था, अब क्या चल रहा है यहाँ पे।
वो चीज़ें हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा माइंड भी डेवलप होता है। एंड आई होप कि आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। जो भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। एंड करते रहिए, यकीन मानिए रेगुलरिटी नहीं छोड़ेंगे तो आपको कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो फेल करके दिखा दे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस रेगुलरिटी नहीं छोड़ना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है पृथ्वी में कि जो आपको पास करा दे। किस्मत की बात छोड़ दीजिए, हो तो अलग बात है, लेकिन कोई आपको पास करा दे, फिर मैं ये भी कहूँगी कि यदि रेगुलर नहीं है आप तो कोई पास भी नहीं करा सकता है। ठीक है, वो किस्मत एक अलग फैक्टर है कि हो जाए, तो इस बात को बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सच्चाई कड़वी होती है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा और मैं पूछूंगी उसको, और जिससे भी नहीं बनेगा उसे सज़ा भी मिलेगी, जिससे बनेगा उसे प्राइज़ भी मिलेगा। ठीक है, फिर वो प्राइज गुप्त रहेगा और सज़ा किस तरीके से मिलेगी वो मैं बताऊंगी। तो दोनों ही मिलेगी, बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि कुछ मतलब कोई मारने वाला नहीं, डांटने वाला नहीं, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। डोंट वरी।